छत्तीसगढ़ में पहले मरहले की 20 और मिजोरम की तमाम 40 सीटों के लिए वोटिंग कल। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए कई वसी इंतजाम किए। राजस्थान में कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज है आखिरी दिन। इंतखाबी जंग के लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर। जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले के लिए रायगढ़ में इंतखाबी रैली से किया खिताब। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कांग्रेस को बनाया हदफ तनकीद। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने 54वें बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल की कर्टन रेजर ब्रीफिंग से किया खिताब। इफ्फी दुनिया भर की फिल्मों का है प्लेटफॉर्म। हुकूमत ने पायरेसी पर उठाए हैं सख्त कदम। दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नज़र 13 से 20 नवंबर तक नाफिज होगा ताक जुफ्त निज़ाम। 6 से 12 तक की तमाम क्लासें चलेंगी ऑनलाइन। ग्रैब 4 के तहत दीगर पाबंदियां भी रहेंगी नाफिज। खेलों में दिल्ली में आईसीसी वर्ल्ड कप में श्रीलंका का मुकाबला बांग्लादेश से जारी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्ले गेंदबाजी करने का किया फैसला। श्रीलंका की शुरुआत रही खराब। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास तरीन खबरों पर। छत्तीसगढ़ में पहले मरहले की वोटिंग कल यानी 7 नवंबर को होगी, जिसमें अवाम 20 असेंबली सीटों के लिए उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। पंडरिया, कोरदा, खैरगढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खजी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट असेंबली हलकों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। मोहल्ला मानपुर, अंतगढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, कैशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दांतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा असेंबली हलकों में वोटिंग सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगी। बात करें मिजोरम असेंबली इंतखाबात की, तो वहां पर कल शाम इंतखाबी मुहिम थम गई है। तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने वोटरों को अपने हक में करने की भरपूर कोशिश की। कौमी जमातों के कायदीन ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मिजोरम में असेंबली इंतखाबात के लिए कल वोटिंग होगी। रियासत में 8,57,000 से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें 4,39,026 खवातीन भी शामिल हैं, जो 174 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगी। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बैन रियासती और बैन अल-अक़वामी सरहदों से मुत्तसिल लगभग 30 पोलिंग स्टेशनों को हसास और इंतहाई हसास करार दिया गया है। रियासत भर में बांग्लादेश और म्यांमार से मुत्तसिल बैन अल-अक़वामी सरहदों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुरअमन वोटिंग के लिए 3,000 पुलिस एहलकार और 5,400 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के एहलकार तैनात किए गए हैं। और इस बीच राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। रियासत में असेंबली की 200 सीटें हैं। इंतखाबात में असल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है। तमाम सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारों के इंतखाब के हवाले से जहन साजी में मसरूफ हैं और उन्हें पूरी तवज्जो के साथ मैदान में उतारा है। अब उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में कागजात नामजदगी जमा कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार और वजीर आला अशोक गहलोत ने आज जोधपुर की सरदारपुरा असेंबली सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कागजात नामजदगी भरने के बाद 7 नवंबर को कागजात नामजदगी की जांच की जाएगी। उसके बाद 9 तारीख को नाम वापस लिए जा सकते हैं। एक तरफ अशोक गहलोत राजस्थान में अवाम को गारंटी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी पिछले 5 सालों में गहलोत हुकूमत के कामकाज पर सवाल उठा रही है। राजस्थान असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज सुबह अपने उम्मीदवारों की 2 फहरिस्तें जारी की है। एक के बाद एक फहरिस्त जारी करते हुए आरएलपी ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आरएलपी की नवी फहरिस्त में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें पार्टी ने सीकर से सीताराम नायक, बाड़ी से रम्मू कुमारी गुजर, मांजलगढ़ से भैरवलाल गुजर, मंगू से नरेश फौजी, झोटवाड़ा से जीवन राम सिंडा और उदयपुर वाटी से विकास गिल को टिकट दिया है। उम्मीदवारों की नवी फहरिस्त जारी करने के फौरन बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 10वीं फहरिस्त भी जारी कर दी। इस फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। आरएलपी ने 10वीं फहरिस्त में डिगाना से लक्ष्मण सिंह मोवाल, मकराने से आमरा राम चौधरी, पाली से डूंगर राम पटेल, नंबाहीड़ा से शंभूलाल जाट और अंतर से करामत को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए 2 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल 5वीं फहरिस्त जारी की है।
छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि इस हुकूमत ने चावल, कोयला और असातिज़ा की तकर्रुरी में घपले किए हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि ये झूठी, फरेबी और बदउनवान हुकूमत है। भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? कोयला का घोटाला किया कि नहीं किया? गौठान का घोटाला किया कि नहीं किया? टीचर के भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? और नौजवानों की भर्ती में अपने रिश्तेदारों को, नेताओं के रिश्तेदारों को और अफसरों को रखा कि नहीं रखा? और आम नौजवान बेकार रहा कि नहीं रहा? तो ये झूठ बोलने वाली सरकार, ये धोखा देने वाली सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार। और मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए बीएसपी सरबराह मायावती ने कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने इंतखाबात के दौरान पसमानदा तबकात के वोट हासिल करने के लिए झूठे बयानात देने का कांग्रेस पर इल्जाम लगाया। कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने 54वें बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के हवाले से कर्टन रेजर ब्रीफिंग से खिताब करते हुए प्रेस से खिताब किया। मरकजी वज़ीर ने कहा कि भारत फिल्मों की दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है और वक्त के साथ भारत का फिल्मी बाजार मुसलसल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इफ़ी दुनिया भर की फिल्मों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए काम कर रहा है। India's media and entertainment industry is a force to be reckoned with, the ranking as the 5th largest market globally. And this market is growing with each passing year. If you look at the average growth of the last 3 years, it stands at average growth of 20% annually. So with highest production of films in the world, our industry stands as a beacon of innovation, creativity, reaching every corner of the country, and now cutting across the boundaries, reaching every nook and corner of the world. मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि पायरेसी के मामले को संजीदगी से लेते हुए हमने इस पर सख्त कार्रवाई करने का अपना वादा पूरा किया है। कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड आज भारत बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या फिल्म इंडस्ट्री के लिए रहती थी। फिल्म बनाने के लिए जिन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता था, लेकिन चुराने वाला चंद मिनटों में चुराकर न जाने कहां कहां एग्जिबिट करता था। हमने वायदा किया था मोदी सरकार में कि इस पायरेसी के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे, और 1952 में जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट आया था उसमें बदलाव, अमेंडमेंट करने का काम हमने 2023 में किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि तजुर्बेकार हॉलीवुड अदाकार और हिदायतकार माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सीलेंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के खुसूसी एजाज से नवाजा जाएगा। हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ज्यूरी भी हमारी जो है वो जेरम है, कैथरीन है, हेलन है और शेखर कपूर इसके चेयरपर्सन है। इस बार हमारे एक्टर और प्रोड्यूसर हु इज द शाइनिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड सिनेमा and who is known for his contribution in the film industry, Michael Douglas, उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वर्ल्ड सिनेमा उसके लिए दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने अपने मवाद और रसाई से लोगों को राग़िब किया है, उसके पेश नज़र इस बार IFFI मीना ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन वेब सीरीज अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। कोविड के समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लगातार बढ़ोतरी देखी है। प्लेटफॉर्म्स भी बड़े हैं ओटीटी के, तो लोकल कंटेंट भी यहां पर बनना बहुत शुरू हुआ है। कई हजार घंटों का कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में अब भारत में बन रहा है। हजारों लोगों को इसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द बेस्ट वेब सीरीज OTT अवार्ड, celebrating the outstanding content creators on OTT platforms. और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल्स काउंसिल की पहली मीटिंग आज IIT गांधीनगर में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर तालीम जैसन क्लियर ने की। मीटिंग के दौरान दोनों ममालिक के तालीम और हुनरमंदी के शोबे के माहिरीन ने बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मीटिंग में भारत और ऑस्ट्रेलिया के सीनियर हुक्काम के अलावा दोनों ममालिक के आला तालीमी इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटियां भारत के होनहार तलबा को सस्ती और मयारी तालीम फराहम करने के मकसद से भारत में कैंपस खोल रही हैं। दोनों देशों के बीच में 400 MOU है, 400 एंगेजमेंट है इंस्टीट्यूशंस हमारी और उनके बीच में। ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, स्किल सेक्टर में बढ़ेगा, मोबिलिटी में बढ़ेगा। भारत में पहली बार बाहर के विश्वविद्यालय ओवरसीज कैंपस खोल रहे हैं। गिफ्ट सिटी हमारा देश की एक इकोनॉमिक हॉटस्पॉट बन चुकी है। हमने 2 यूनिवर्सिटी यहाँ रुचि दिखाए थे, उलोंगोंग यूनिवर्सिटी और डेकिन यूनिवर्सिटी। हमारी देश की टैलेंटेड नौजवान अफोर्डेबल एजुकेशन मिल पाए, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, इसीलिए ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी हमारे देश में कैंपस खोल रहे हैं। और मरकजी हुकूमत ने गैर कानूनी सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मरकजी हुकूमत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दरख्वास्त पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर पाबंदी लगा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने महादेव और रेडियना प्रो समेत 22 गैर कानूनी सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के अहकाम जारी किए हैं। यह कार्रवाई ED के जरिए गैर कानूनी सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे के बाद की गई है। इसमें ऐप के गैर कानूनी ऑपरेशन का भी इंकशाफ हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स में कांस्टेबल के तौर पर काम करने वाले मुलजिम भीम सिंह यादव और असीम दास को हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून की दफा 19 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। दरिस्ना हुनरमंदी के फरोग, एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ हुकूमत के पास IT एक्ट की दफा A69 के तहत वेबसाइट ऐप को बंद करने की सिफारिश करने का पूरा इख्तियार है। ताहम उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही ऐसी कोई दरख्वास्त की। हुकूमत गुज़िश्ता 1.5 साल से इसकी तहक़ीक़ात कर रही है। दरअसल ED की तरफ से ये पहली और वाहिद दरख्वास्त है जो मौसूल हुई और इस पर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ हुकूमत को ऐसी दरख्वास्तें करने से किसी ने नहीं रोका था। महादेव ऐप मामले पर मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ हुकूमत ने 1.5 साल पहले तहक़ीक़ात शुरू की थी, लेकिन इस सिलसिले में कुछ नहीं किया। उन्होंने ख़त तो लिखा, लेकिन किसे लिखा कोई नहीं जानता। वो सिर्फ इस तफ्तीश को बढ़ाना चाहते थे ताकि वो ऐप से पैसे ले सकें। उन्हें ऐप से 508 करोड़ रुपए मिले हैं और अब उन्हें जवाब देना होगा। कल पहली बार ED ने हमसे इस ऐप को ब्लॉक करने की दरख्वास्त की और हमने फौरी तौर पर ऐसी 22 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। स्ट्रैटेजी है, नया स्ट्रैटेजी नहीं है, पुराना स्ट्रैटेजी का एक नया अवतार है कि जब वो पकड़े जाते हैं कुछ ना कुछ बोलकर, झूठ बोलकर निकलना चाहते हैं। इसमें दो कोई राय नहीं है कि 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन इस इलीगल ऐप तो क्रिमिनल ऐप पे कर रहे थे छत्तीसगढ़ की सरकार। इसमें दो कोई राय नहीं है कि 1.5 साल में उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया नहीं है। जो उनके पास पावर थे और हम ब्लॉक कर सकते थे अगर उन्होंने लिखा होता। ये भी इसमें दो राय नहीं है कि उनको पैसा मिला है इस ऐप से। महादेव सट्टा ऐप पर नए इंकशाफात ने छत्तीसगढ़ के वजीर आला पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुबैना महादेव सट्टा ऐप के ऑपरेटर शुभम सोनी ने दुबई से एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उसने वजीर आला को 508 करोड़ रुपए की रकम पहुंचाई थी। वो उनके कहने पर दुबई भी गया था ताकि वो कारोबार को मजीद बढ़ा सके। 8 करोड़ की रकम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक शुभम सोनी ने पहुंचाई है और जो सौरभ और रवि जो 2 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो शुभम सोनी के ही रखे हुए कह सकते हैं कि एक तरीके से कर्मचारी हैं। और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सट्टे के कारोबार को और बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए उनसे कहा था। उनकी मुलाकात भी हुई थी और शुभम सोनी ने यह दावा भी किया है कि 508 करोड़ की जो रकम है वो किस तरीके से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई थी, उसके पूरे दस्तावेज उसके पास हैं। इसके साथ साथ ही एक बड़ा खेल भी निकलकर सामने आया कि जिस तरीके से इस ऐप का डिजाइन किया गया था उसमें
इस तरीके से डिजाइन किया गया था, जो लोग छोटी रकम सट्टे के रूप में लगाते थे उनको बड़ी रकम मिलती थी, लेकिन जैसे ही बड़ी रकम सट्टे के रूप में कोई सटोरिया उसमें लगाता था तो उसकी सारी की सारी रकम डूब जाती थी। यानी हार जीत का फैसला ये सट्टा जो संचालक हैं उनके ही हाथों में रहता। अब शुभम जो इसका संचालक होने का दावा करता है, शुभम सोनी, उसका ये कहना है कि उसके पास तमाम दस्तावेज इस समय मौजूद हैं जो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक जो पैसा है वो पहुंचाता था और इसके एवज में उसको प्रोटेक्शन दिया जाता था। अब केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए महादेव ऐप सहित तमाम जो ऐसे ऐप हैं जिन पर सट्टा खेला जाता है उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब एक नई जानकारी भी आई है कि प्रतिबंध के बाद भी महादेव सट्टा ऐप संचालन हो रहा है, क्योंकि जो महादेव सट्टा ऐप को चलाने वाले लोग हैं उन्होंने उसका डोनेम है वो चेंज कर दिया है और बाकी सारी की सारी जो चीजें हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। यानी कि अब जांच एजेंसियों को इस दिशा में भी काम करना होगा कि अगर महादेव सट्टा ऐप चालू है तो इसके पीछे कौन लोग हैं और कौन लोग इसे राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि सट्टा चलाने वाला और महादेव सट्टा ऐप का जो मालिक है शुभम सोनी ये दावा कर रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हाथ उनके साथ था और उसी को लेकर उन्होंने दुबई में इस सट्टा ऐप का कारोबार शुरू किया था। वहां पर कई लोगों की मुलाकात भी उससे हुई थी। अब छत्तीसगढ़ सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भोली भाली आम जनता का पैसा जो इस तरीके से डूबता जा रहा है उसके ऊपर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके के लोग जहरीले धुएं की वजह से परेशान हैं। टैंकरों के जरिए सड़कों पर पानी छिड़का जा रहा है ताकि धूल उतर जाए और हवा के म्यार का इंडेक्स बेहतर हो, लेकिन ये इंतजाम कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। दरअसल आज फिर दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के तमाम इलाकों में आलूदगी की सतह इंतहाई संगीन जुमरे में है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल नोएडा में है, जहां आज सुबह हवा के म्यार का इंडेक्स 600 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से दिल्ली एनसीआर में ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप का चौथा मरहला नाफिज किया गया है, जिसके तहत दिल्ली में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी है। कचरा जलाने की निगरानी की जा रही है। दिल्ली के तमाम प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे, जबकि स्कूलों में 6वीं से 12वीं जमात तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। नोएडा के कई स्कूल भी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ बढ़ रही हैं। वक्त इंडिया गेट पे कर्तव्य पथ जो है न्यू दिल्ली का वहां पे, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस वक्त जो स्मोक सिनेरियो है, जो जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन है वो कितना हद तक लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। देखिए इंडिया गेट का हाल, और इंडिया गेट इस वक्त बहुत कम देखने को मिल रहा है। स्मोक से ढक चुका है, एक तरह से कोहरा है नहीं, कोहरा जैसी स्थिति बन चुकी है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जो है AQI लेवल बहुत हाई है। अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त दिल्ली में AQI कितना है तो 470 के ऊपर है। देखिए ये है एग्जैक्टली इस वक्त का जो AQI लेवल दिल्ली में करीब 470 के ऊपर है। अगले कुछ दिनों 2-3 दिन इससे निजात पाना मुश्किल है, क्योंकि वेदर कंडीशन दिल्ली का ऐसा ही बना हुआ है जिसकी वजह से हवा नहीं चल रही है और इस वजह से ये जो स्मॉग है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। दूसरी अहम चीज है, दिल्ली में ग्रैप 4 लागू हो चुका है। इससे पहले ग्रैप 1, 2, 3 ये लागू था, लेकिन ग्रैप 4 लागू होने की वजह से बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लगा दी गई है। जो ट्रक्स हैं डीजल की, पेट्रोल की, उनको एंट्री और एग्जिट में उनकी रोक लगा दी गई है। दिल्ली के अंदर स्कूल कॉलेजेस को बताया गया कि उसको बंद रखा जाए, और सरकारी जो ऑफिसेस हैं दिल्ली और एनसीआर के, वहां पे ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर 50% तक वर्कफोर्स में काम किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस दिल्ली और एनसीआर में लगाए जाने की बात चल रही है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जैसे हमने बताया AQI लेवल दिल्ली का बहुत हाई हो चुका है। दिल्ली में ये जो स्मॉग की स्थिति है उसमें करीब 35
फीसदी जो इम्पैक्ट है वो बायोमास बर्निंग, यानी कि जो आसपास के इलाकों में जो बायोमास बर्निंग हो रही है उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। डबल बर्निंग जो बार बार हम बात कर रहे थे, उसको कैसे और कंट्रोल किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में जरूर कंट्रोल हुआ, लेकिन और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत इसमें देखी गई है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। दिल्ली में बढ़ती आलूदगी के पेश नज़र हुकूमत ने ताक़ुजुफ़्त यानी ऑड-इवन निज़ाम को नाफिज करने का फैसला किया है। हुकूमत ने फैसला बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नज़र बुलाई गई हंगामी मीटिंग में लिया। ये पाबंदी दारुल हुकूमत में 13 से 20 नवंबर तक नाफिज रहेगी। अब दिल्ली में 6ठी से 12वीं तक की तमाम क्लासें ऑनलाइन चलेंगी। इसके साथ साथ 10वीं और 12वीं के अलावा सभी क्लासेस के लिए स्कूल बंद रहेंगे। और इस दौरान पंजाब में धान की कटाई में तेजी के साथ साथ पराली जलाने के वाकयात भी बढ़ रहे हैं। इतवार को इस सीजन में एक ही दिन में पराली जलाने के सबसे ज्यादा 3230 वाकयात सामने आए। इनमें से सबसे ज्यादा 551 मामले वजीर आला के जिला संगरूर से रिपोर्ट हुए हैं। इतवार को अमृतसर को छोड़कर रियासत के बड़े शहरों की हवा का मेयार का इंडेक्स खराब जुमरे में दर्ज किया गया। इस बार 5 नवंबर तक रियासत में पराली जलाने के 17,403 मामले सामने आ चुके हैं। ताहम ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले कम है। गुज़िश्ता साल 5 नवंबर तक 29,400 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2021 में 28,792 मामले सामने आए थे। बात अगर करें मुंबई की, तो वहां पर भी हवा का मेयार दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। मुंबई में हाई कोर्ट की तरफ से आलूदगी पर तशवीश के इजहार के बाद बीएमसी की तरफ से कई इकदाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। कई इलाकों में आज सुबह 9 बजे हवा का मेयार 270 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। ताज़ा तरीन नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आदाद शुमार के मुताबिक BKC, मलाड, साइन पवाई, चैम्बूर, मोलन, कोलाबा, देवनार इलाकों में हवा का मेयार खराब जुमरे में पहुंच गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने झारखंड की मौजूदा हुकूमत पर ईडी अफसरान के खिलाफ खतरनाक साजिश और नक्सलियों के साथ रवाबित का इल्जाम लगाया है। बीजेपी के झारखंड के रियासती तर्जुमान प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि पूरी रियासत में निजाम दरम बरम हो गया है और आईनी मशीनरी भी मुनहदम हो गई है। प्रतुल शाहदेव ने पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत जेल से चलाई जा रही है। जेल में बंद पावर ब्रोकर्स ईडी हुकाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि इख्तिदार की चोटी पर काम करने वाले जेल में बंद दलालों के खिलाफ तहकीकात करने वाले ईडी के ओहदेदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों और गुंडों की मदद लेने की साजिश कर रहे हैं। हजारों करोड़ के घोटाले का इन्वेस्टिगेशन झारखंड में कर रहे ईडी के अफसरों को नक्सलियों के द्वारा, गैंगस्टरों के द्वारा, महिला के द्वारा, एक महिला का भी नाम आ रहा है, टारगेट करवाया जा रहा है। इस राज्य का एक बहुत ही बड़ा जो दुर्दांत गैंगस्टर है, उससे मदद लेने की खबरें आ रही हैं। उससे कहा जा रहा है कि तुम ईडी के अफसरों को, और अफसरों ही नहीं साहब, कितना गिर गया ये सिस्टम कि अफसर ही नहीं, उनके परिवार के सदस्यों को भी टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है और बताया जा रहा है ये सारा कुछ जो षड्यंत्र हो रहा है वो जेल में बैठे जो कभी सत्ता के शीर्ष पर दलाल हुआ करते थे, आज उन्हीं के शय पर ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है। ये बेहद ही चिंतनीय है। और पंजाब सरकार ने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की जानिब से असेंबली से मंजूर शुदा बिल की मंजूरी में ताखीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। गवर्नर के दफ्तर की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि जुमे को वो अदालत को गवर्नर की तरफ से बिल की मंजूरी के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें। अदालत ने पंजाब हुकूमत और गवर्नर दोनों से कहा है कि वो अपना एहतसाब करें। अदालत ने कहा कि मामला अदालत तक पहुंचने से पहले गवर्नर को कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब जैसी सूरत हाल कई दूसरी रियासतों में भी हुई है, जहां मामला अदालत तक पहुंचने पर गवर्नर काम करते नजर आते हैं। वो मामला अदालत में आने का इंतजार न करें। अदालत ने मार्च में इजलास मुलतवी किए बगैर जून में दोबारा इजलास बुलाने पर असेंबली स्पीकर के रवैये पर भी सवाल उठाया। मामले की अगली सुनवाई जुमे को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के तहत मरकजी हुकूमत की पाबंदी के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। PFI ने पाबंदी को बरकरार रखने के UAPA ट्राइब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। कोर्ट ने कहा बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में आने के बजाय PFI को पहले हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी चाहिए थी। नजर डालेंगे आलमी खबरों पर। अमरीकी वजीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन अंकारा पहुंच गए, जहां वो अपने तुर्क हममनसब हाकान फिदान से गजा की
जंग पर बातचीत करेंगे। ब्लिंकन की आमद से चंद घंटे कबल फिलिस्तीन हामी रैली में शरीक सैकड़ों अफराद ने अमरीकी फौजियों की रिहाइशगाह वाले हवाई अड्डे पर हमला करने की कोशिश की, जहां पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की। इससे कबल अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने बगैर किसी पेशगी मनसूबाबंदी के इराक का दौरा किया। उन्होंने इराकी वजीर आजम मोहम्मद शेर सडानी से बातचीत की। इस दौरान दोनों के दरमियान इसराइल और हमास तनाज़े को रोकने की जरूरत पर बातचीत हुई। इतलात के मुताबिक बगदाद में ब्लिंकन की आज सुडानी से मुलाकात 1 घंटे से जायद जारी रही। और खेल की खबरों में आईसीसी आलमी कप में इस वक्त दिल्ली में श्रीलंका का मुकाबला बांग्लादेश से जारी है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम 279 रन पर आउट हो गई। श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कौशल परेरा पहले ही ओवर में 4 रन के बाद पवेलियन वापस लौट गए। कप्तान कौशल मेंडिस भी कुछ खास नहीं कर सके और 19 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस गए। जबरदस्त फॉर्म में मौजूद निसांका अच्छे आगाज के बाद तंजीम हसन की गेंद पर 41 रन बनाने के बाद ही आउट हो गए। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।